किस एवज में ले रहे थे पैसे? सोमवीर की अपनी वहाँ पे फर्म है, काफ़ी अच्छा उसके पिताजी का काम है और वहाँ पे जो कोल माइनिंग का काम है वहाँ पे उसके कैंटर ट्रक काम करते हैं। तो उस फर्म में ममता को इन्होंने जैसे एज ए वाइफ पार्टनर बनाया। तो पार्टनर बनाने के बाद ममता ने खुद ट्रांजेक्शन वो अपने फादर के अकाउंट में, अपने ब्रदर के अकाउंट में, मोटी ट्रांजेक्शन करोड़ों रुपए की वो खुद की, और वापस मांगने पर उसके खिलाफ ये केस दर्ज कराया। जो 182 वापस दर्ज हुई है, ये किस आधार पे है? झूठा मुकदमा दर्ज कराने की एवज में जो ये केस इन्होंने लगवाया था, FIR नंबर 164 थी 2021 की, इसमें 313 थी, 323, 354, 406, 498 ए, 506, जिस प्रकार से महिलाएं दुरुपयोग करती है अपने अधिकारों का जो उन्हें मिले हुए हैं, दहेज उत्पीड़न का अधिकार मिला हुआ है कि पति के खिलाफ उसको एक वे काउंटर ब्लास्ट की तरह इस्तेमाल करती है, पूरे देश में झूठे केस दर्ज कराती है। आज से कुछ दिनों पहले आपने चैनल पर एक खबर देखी होगी जिसमें एक महिला के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, उसके पति द्वारा ये आरोप लगाए गए थे और इस पूरे मामले की क्या कुछ जानकारी क्या है, आज वो महिला हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कुछ पूरा मामला था? आपके ऊपर, आपके पिता के ऊपर काफी गंभीर आरोपों से आप लोग घिरे थे, आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था उसमें, तो वो क्या पूरे मामले की सच्चाई है? देखो सर, मैं आपके माध्यम से जो पुरानी वीडियोस आप लोगों ने, एक खबर आप सबने देखी थी, मैं उसके संदर्भ में आपको रिप्लाई देने आई हूँ। मैं यही बात कहूंगी, जो एलिगेशन मेरे अपोनेंट लॉयर मुझ पर लगा रहे हैं कि मैं 1.5 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड मेरे पति मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं आप सबके माध्यम से चाहती हूँ कि वो उन रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करें। अगर वो ऑन रिकॉर्ड सही है, वो 1.5 करोड़ रुपया मुझे ट्रांजेक्शन है, तो मैं पेबल हूँ और मैं उसको वापस दूंगी। ऑल्दो मैं उसकी वाइफ रह रही हूँ और आज भी मैं स्टिल उसकी वाइफ हूँ, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। ऑल्दो मैं कोर्ट के माध्यम से मेरे को परमिशन है एक्सेस करने के लिए उसके फंड्स को, क्योंकि हमारी लिविंग एक साथ चल रही थी पहले, बट स्टिल मैं कहूंगी कि अगर मैं पेबल हूँ तो आप मुझे उस चीज का आप सबके माध्यम में वो इस चीज का रिकॉर्ड पेश करें, मैं उसका जवाब आप सबको दूंगी। मैडम, आपकी शादी कब हुई थी और ये सब बातें कब शुरू हुई? क्या पूरा ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण आज बात यहाँ तक पहुंची? देखो सर, 2013 में मेरी शादी हुई थी। शुरुआती तौर से ही हमारा रिश्ता उतनी बेहतरी पर नहीं चला था। हमारे रिश्ते में हमेशा से इन एंड आउट रहा। मैं बहुत बार वहां से आकर अपने घर होगी, हमारी कोई भी लड़ाई हुई, मार पिटाई होती थी किसी बात पर, तो मैं वहां से नाराज होकर अपने घर आ जाती थी। फिर भी मुझे यही कहा जाता था कि तुम इस समाज में रहती हो, हमारे समाज का यही असूल है कि आपको वापस वहीं लौटना होगा। कुछ भी हो आप उसको कॉम्प्रोमाइज करो, एडजस्ट करो, क्योंकि मैं जहां तक समझ पाई हूँ हमारे सोशल मैरिज सिस्टम को, वो यही कहता कि कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड है, मैरिज को रिप्लेस अगर आप कॉम्प्रोमाइज से करोगे तो शायद वो मैरिज की सही स्टेटमेंट होगी। तो मुझे यही कहते थे और मैंने बहुत वक्त तक कॉम्प्रोमाइज ही किया, बट एक वक्त के बाद मैं उससे ज्यादा नहीं कर पाई, तो मैंने एग्जिट करने के लिए सोचा। मैंने जब डिवोर्स अप्लाई किया कोर्ट के अंदर, तो ये सारे एलिगेशंस मेरे ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने मेरे अगेंस्ट करे, जिसमें से कुछ खारिज हो चुके हैं। जैसे कि सदर सोनीपत थाने में एक FIR उन्होंने रजिस्टर कराई थी कि मैंने फेक एक्सपीरियंस यूज किया है। पहले उन्होंने स्कूल के ऊपर एजुकेशन लगाया और वो भी खारिज हो गया। फिर उन्होंने मेरे अगेंस्ट लगाया, वो भी खारिज हो गया, उसकी कॉपी मैं आप सबको दे दूंगी। फिर उन्होंने पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए लगाया चंडीगढ़ में मेरी पूरी फैमिली के लिए, वो भी कैंसिल हो गया। 3 बार क्राइम ब्रांच मेरे घर आई है, तो उन लोगों ने भी कर दिया। उन्होंने मुझे एज आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की कि मैं एक खालिस्तानी ग्रुप से लिंक रखती हूँ और मैं यहाँ से कबूतरबाजी कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी कंटेक्स्ट नहीं था। तब तक तो मैं अपने माता पिता के बाद सामाजिक इंसान बेटी की तरह रह रही थी। 2017 के बाद से मैं अपने पिता के घर रह रही थी और 2020 में जाके मैंने डिवोर्स केस फाइल किया था। 4 साल आपका ये रिलेशन चला, 2013 में आपकी शादी हुई, 4 साल आप लोग इकट्ठे थे। इन एंड आउट। उसके बाद 17 में आपकी ये जो बातचीतें बढ़ी, लेकिन उन्होंने आपके पिता के ऊपर भी आरोप लगाया कि आपके पिता ने भी पैसे लिए हैं उनसे हाँ, इस तरीके से, और 3 करोड़ रुपए की डिमांड आप लोगों ने रखी है, इस तरीके की बातें सामने आई। नहीं, वो हमसे 3 करोड़ मांग रहे हैं, हम उनसे 3 करोड़ नहीं मांग रहे हैं। बात ये है कि जब उसके कारोबार डूबने लगा, उसके फादर की जो फर्म थी वो मेन फर्म थी, कुलदीप सिंह गोचवाल जो फर्म है वो उनकी मेन फर्म है। ट्रांसपोर्टर थे वो? हाँ बिल्कुल, वो ट्रांसपोर्टर थे। एक्चुअली उनका टैक्स ना भरने के कारण उनका अकाउंट सीज हो गया, और जब अकाउंट सीज हुआ तो उनके पास पैसा या कंपनी रन करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा था, फंड्स ही ब्लॉक हो गए थे। तो उनको किसी ने आइडिया दिया कि तुम एक नई फर्म रजिस्टर करो और उसमें अपना नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर प्लांट्स के साथ कोलैबोरेशन से पैसा ले लीजिएगा, जो होल्डिंग मनी पड़ा है। तो उन्होंने एक मेरे और मेरे पति ने मिलकर एक MRT नाम से फर्म रजिस्टर करी, और जिसमें तकरीबन 1.25 से लेकर 1.5 करोड़ का लेन देन हुआ, जिसमें से 90% जो पैसा है
वो कुलदीप सिंह गोचवाल की फॉर्म में ट्रांसफर हुआ। मैं उसकी लीगल डीड्स आपसे शेयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे खाते में 24 लाख रुपए आया तो वो एज इट इज ही कुलदीप सिंह गोचवाल के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। हाँ, बिजनेस पर्पज के लिए मैंने एक 10 लाख विड्रॉ किया, जिसका आज वो मुझ पर 420 का एलिगेशन लगा रहा है, और पैसा निकला 2018 में, और उसको ये बात पता लगती है 2020 में, जब मैं यहाँ से चली गई। मैंने जब डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तब वो मुझ पर एलिगेशन लगा रहा है। तो आप सब समझ सकते हो कि उसने ये मेरे ऊपर लिटिगेशन क्यों शू किया है, क्योंकि मैंने डिवोर्स की मांग की। सेकंड थिंग क्या है, जो ओटीपी जाता है या जो केवाईसी डिवाइस है, आप सब लोग या कोर्ट की प्रोसीडिंग या पुलिस चाहे तो बैंक से ये ले सकती है कि जिस अकाउंट की ट्रांजैक्शन जब भी कभी होती है, तो शायद आप सबके पास एक ओटीपी आता है विड्रॉल और सबमिशन का। तो वो जो नंबर था वो सोमवीर का अपना पर्सनल नंबर था। उसके डॉक्यूमेंट, बैंक का फॉर्म मैं आपको दे सकती हूँ एज अ प्रूफ। अगर आप एक ट्रांजैक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर उसके खाते में, ये एमआरटी की है, ये मेरी जॉइंट फर्म है, ये पैसा आया है एसआर प्लांट से, आया 25 लाख रुपया। आप देखेंगे एक ही दिन के बाद वो पैसा कुलदीप सिंह गोचवाल की फर्म में चला गया, 24 लाख रुपया। फिर एक बड़ी अमाउंट आती है हिंडाल्को प्लांट से 26 लाख कुछ की, वो पैसा फिर से कुलदीप सिंह की अकाउंट में चला जाता है। ऐसी ये 7 पेजों की कॉपी है, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। पूरा पैसा उसने हमारी कंपनी का उसमें ट्रांसफर कर दिया, और वो मुझे आज एलिगेट कर रहा है उस पैसे के लिए। ऑल्दो मैं उसकी पार्टनर हूँ, मेरे पास उसका कोई भी अकाउंट का डॉक्यूमेंट या कोई इनकम टैक्स का कोई डॉक्यूमेंट मेरे को कभी शेयर किया नहीं गया था। तो अब अगली कार्यवाही क्या रहेगी आपकी? जिस तरीके से आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसके बाद और भी समाज में भी एक नेगेटिविटी जाती है, तो अगली आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या कार्यवाही करनी है? देखो, मैं जो मेरी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो मैं आप सबके माध्यम से कहूंगी, ऐसा ऑल टाइम चलता है, वो आपको कोर्ट के थ्रू ही चलना पड़ेगा। मैं उसमें रश नहीं कर सकती, वो डिसीजन कोर्ट का रहेगा। और पर्सनल बिहाफ पे मेरी कोई फाइट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हमारे कोई लिंक्स ही नहीं है तो कोई फाइट करने का मीनिंग भी नहीं है। और रही डिफेम करने की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके माध्यम से मैं ये बात कहूंगी, आपके पक्ष से भी, कि जो भी कोई किसी की खबर दे तो वो पुख्ता सबूतों के साथ ही मीडिया में कोई भी बात कहें प्लीज। क्योंकि आप ये नहीं समझ सकते, किसी भी परिवार के बारे में आप कोई झूठा आरोप लगा रहे हैं तो उससे मेंटली आपकी फैमिली कितनी इफेक्ट हो रही है, ये बात जिसके साथ गुजर रही है सिर्फ वो जान पा रहा है, बाकी और कोई भी नहीं समझ पाएगा। और मैं जिस समाज में बड़ी हुई हूँ, मुझे यही कहा गया था कि जैसे भी हालात हो आप लड़ो, और आई नो आई एम अ वॉरियर, आई विल फाइट दिस बैटल एनी हाउ एंड आई विल विन दिस। आई अश्योर एवरीबडी, मैं सबके बीच में कहूंगी, आज नहीं तो कल जीत पक्का होगी। अगर पुलिस ने कागज नहीं देखे हैं तो कोर्ट जरूर देखेगी और मुझे न्याय देगी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ममता रानी है और मैं नागरखेड़ी की निवासी हूँ। तो फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ वो महिला ममता रानी हमारे साथ थी, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा, एक नसीहत भी दी उनके वकील को और उनके अपने हस्बैंड को कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप विद एविडेंस के साथ रखें, इस तरीके से हमारे परिवार को परेशान करने का काम ना करें।